आप सब देख रहे हैं एफएनओ टेक क्लासरूम। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं दीपाली। और एफएनओ टेक क्लासरूम की ये आज का तीसरा एपिसोड है और इससे पहले हम दूसरे 2 एपिसोड देख चुके हैं, 1, 2, जिसमें हमने बात की थी टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स होते क्या हैं, सपोर्ट्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस कैसे होते हैं, हमें चार्ट्स का सिलेक्शन करना कैसे चाहिए, डेली, वीकली, मंथली चैनल्स क्या होती हैं। आई होप वो 2 क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी। लेकिन आज से शुरू होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। दीपाली, वेलकम। नाम ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इनफैक्ट काफी लोग तो मुझे ऐसे भी मिलते हैं जो पूछते हैं कि एफएनओ होता क्या है। इज इट एफएनओ और या एफएनओ? जी हाँ, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे लिखा है एफएनओ, लेकिन याद रखिए ये होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। एंड को एंड कर दिया। हाँ, अभी हमने एंड कर दिया, लेकिन ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं जिसे डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। डिराइविंग द वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेसिस ऑन अ पर्टिकुलर अंडरलाइंग। इसकी डेफिनेशन ये है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसको थोड़ा सा सरल बनाने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, अगर हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को कभी हल्के में मत लीजिएगा। कैश में आप एक स्टॉक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ पे महल खड़े भी होते हैं और महल बिक भी जाते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को थोड़ा सा आप स्किल्स डेवलप कीजिए अपने, और पेपर ट्रेडिंग करिए, और उसके बाद 1000, 500, 2000, 3000 स्पेशली ऑप्शन से स्टार्ट करिए। लेकिन ये ऑप्शंस पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस को पहले समझते हैं। और आज हमारे साथ इसी क्रम में मौजूद रहेंगे आशीष चतुर्मोता। मैंने अपने करियर में भी, अगर आप देखें, जो लर्निंग प्रोसेस थी उसमें आशीष के साथ काफी मदद ली है। हाँ, आशीष को इनफैक्ट उनके टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ उनके डेरिवेटिव या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन एनालिसिस के लिए भी खूब जाना जाता है। आशीष जी, टेक्निकल एनालिसिस के मुकाबले तो डेफिनेटली एफएनओ को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ट्रेड लेना मुश्किल होता है, स्किल्स यहाँ पर चाहिए। लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस से शुरुआत में ये बताइए कि अगर कोई भी एफएनओ ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहता है तो क्या हम इस पहल के जरिए, जो हम शो लेकर आए हैं, इसके जरिए क्या उनको, आपको लगता है कि समझा पाएंगे, सिखा पाएंगे कि एफएनओ ट्रेडिंग क्या होती है? गुड आफ्टरनून दीपाली जी, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे लगता है आपने एक बहुत ही अच्छे शो की शुरुआत की, क्योंकि एक तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको लेके कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हवा बाजार में बना हुआ है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या इसको समझना बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत स्किल्ड गेम है। तो डेफिनेटली ये स्किल्ड जरूर है, पर इसको अगर से आप बारीकी से समझो, जिसको हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे आपके शो के माध्यम से समझाने का, तो मेरे ख्याल से आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और डेरिवेटिव्स को समझना है तो बस एक सिंपल चीज समझ लीजिए कि ये एक लीवरेज्ड प्रोडक्ट है। लीवरेज प्रोडक्ट को अगर से मैं एक हिंदी सरल भाषा में कहना चाहूं तो ये कहूंगा कि आपके जेब में 20 रुपए हैं और आप जो सौदा कर रहे हैं वो 80 रुपए या 100 रुपए तक की वैल्यू का कर रहे हैं। तो इसीलिए जो रिटर्न होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और इसीलिए अगर से आपने इसमें सही तरह से रिस्क मैनेज नहीं किया तो लॉसेस भी काफी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो सरल भाषा में ये समझिए, आपके जेब में 20-25 रुपए है, पर जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू या जो ट्रेडिंग की वैल्यू आप जो सौदा कर रहे हैं वो 80 से 100 रुपए तक हो सकता है। यानी 1 के 10 कर रहे हैं अगर आपको स्किल्स हैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग। मैंने कहा ना आपको, यहाँ महल बनते हैं और महल अगर आप देखें बिखर भी जाते हैं अगर आपने उसे ठीक से मैनेज नहीं किया। खैर, इस पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। बात करेंगे, लोगों को डराते नहीं है इसमें, क्योंकि डेरिवेटिव्स अच्छे भी होते हैं, याद रखिए। महल बनते भी हैं, क्योंकि डराने की जरूरत नहीं है। हाँ, डेरिवेटिव्स अच्छे होते हैं, याद रखिए। अगर डेरिवेटिव्स सिर्फ अगर आप देखें स्पेकुलेशन नहीं होती है, ये हेजिंग के लिए यूज किया जाता है। जब हम लेटर पार्ट में जब थोड़ा सा ऑप्शंस को सीखेंगे, लेकिन पहले हमें प्राइस को डिफाइन करने की जरूरत है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के बाद में आइए डायरेक्टर साहब, अभी छोड़िए इसको, पहले आते हैं हम फ्यूचर। इसके प्राइस को हम कोड कैसे करते हैं, ये डिटरमाइन कैसे हुआ। आशीष, फ्यूचर प्राइस आपने देख लिया, कैश में अगर आप देखें इस स्टॉक का भाव ये था, लेकिन एग्जैक्टली मार्केट फोर्सेस फ्यूचर का प्राइस तय कैसे करती हैं, इसको डिफाइन करिए। जी, तो देखिए, पहले हम थ्योरेटिकल बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर से मैं आपको ये कहूं कि आपको मुझे रिलायंस का शेयर 1 महीने बाद
देना हो या SBI का शेयर 1 महीने बाद देना हो, तो 1 महीने के लिए आपको एक कॉस्ट लग रही है, एक तरीके का ब्याज लग रहा है, और उसी कॉस्ट को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। और ये कॉस्ट जब ऐड होती है 1 महीने की, तो इसलिए फ्यूचर का प्राइस आप देखेंगे जनरली स्पॉट के प्राइस यानी कि आपके कैश प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए फ्यूचर का जो प्राइस है इसको हम डेफिनेशन के टर्म्स में कहते हैं स्पॉट प्राइस यानी कि कैश प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल, यानी ये 1 महीना या मान लो आप 2 महीना या 3 महीने के जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देख रहे हैं, तो 3 महीने में एक तरीके का ब्याज आपको लग रहा है, इसको कॉस्ट ऑफ कैरी या कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल कहा जाता है। और अगर से उस स्टॉक में किसी तरह का डिविडेंड मिलने वाला हो तो वो डिविडेंड माइनस किया जाता है। इस तरह से फ्यूचर की प्राइसिंग को डिफाइन किया जाता है। पर जैसे मैंने कहा ये थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये जरूरी नहीं है कि आपको देखने को मिले। तो मैं आपको एक एग्जांपल की भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि सपोज एक स्टॉक का कैश मार्केट प्राइस 100 रुपया है और अगर से 12% ब्याज मार्केट में चल रहा है, तो रफली आप देखेंगे कि जो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है वो टिपिकली 100 रुपए 50 पैसे से 101 रुपए तक की रेंज में आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा। अगर से ये इससे बहुत ज्यादा है तो वहां आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, जिसको हम बाद में समझाएंगे। या अगर से फ्यूचर के प्राइस स्पॉट के प्राइस से नीचे चल रहे हैं तो इसी को हम कहते हैं कि फ्यूचर्स डिस्काउंट में चल रहे हैं, और उसके भी बहुत अपने मायने हैं। पर जैसे मैंने कहा वो एक रिवर्स आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। बट सही तरह से जो फ्यूचर की डेफिनेशन है थ्योरेटिकल भाषा में वो यही है, स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस डिविडेंड। जी आपने कॉस्ट ऑफ कैरी सुना होगा एग्जैक्टली। देखिए आशीष ने उसको बहुत सरल भाषा में इस्तेमाल एक्सप्लेन किया। स्पॉट का प्राइस है फ्यूचर का प्राइस जो कि मुझे 1 महीने बाद डिलीवर होगा, उसको वहां तक रखने की, पालने की, पोसने की जो कॉस्ट है वो उसमें जोड़ दीजिए, प्लस जो बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे यानी जैसे डिविडेंड, बाद में समझाऊंगा इसको मैं, डिविडेंड जो मिलना है उसको उसमें से माइनस कर दीजिए, तो फ्यूचर की आपकी वैल्यू आ गई। लेकिन सबसे खतरनाक पार्ट शुरू होता है अब। फ्यूचर का प्राइस तो आपने देख लिया। हाँ बोलिए। मैं एक चीज और इनफैक्ट वीरेंद्र जो आशीष ने एक्सप्लेन किया उससे रिलेटेड एक चीज और पूछना चाहती हूँ, जो कि मुझे शायद शुरुआत में पूछना चाहिए था। सब स्टॉक्स फ्यूचर्स में नहीं होते, ये बताना बहुत जरूरी है। अगर कोई लेमैन या बिगनर हमारा ये शो देख रहा है, मेरे ख्याल से 200 के आसपास स्टॉक्स है जो फ्यूचर्स में, 147 है स्टॉक्स है जो कि फ्यूचर्स में है। और आमतौर पे आशीष उन्हीं स्टॉक्स का इंक्लूजन एफएनओ में समय समय पर होता रहता है। एनएससी डिसीजन लेता है जिनमें ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, जिनमें ट्रेडर्स का ज्यादा इंटरेस्ट होता है, या फिर कोई और क्राइटेरिया भी होता है शामिल होने का? बहुत से क्राइटेरिया दीपाली, और बहुत से क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे एक स्टॉक को डिफाइन किया जा सकता है। और उसमें प्रमोटर होल्डिंग से लेकर के आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम से लेकर के कितने समय तक एक स्टॉक लिस्टिंग के बाद मार्केट में बना हुआ, ये भी एक क्राइटेरिया होता है। इसी कारण आप देखते होंगे कि कई बड़ी कंपनियां जो कि हाल ही में जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर जा चुका है, वो भी अभी तक एफएनओ सेगमेंट में नहीं आई, जबकि वहां पर ट्रेडिंग वैल्यू, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी ज्यादा हो रहा है। बट क्योंकि अभी एक सफिशिएंट टाइम उन्होंने एक्सचेंज पर नहीं बताया, इस कारण से भी उनका अभी तक एफएनओ में इंक्लूजन नहीं हुआ। तो ये बहुत से सारे क्राइटेरिया जो है वो एक्सचेंज समय समय पर डिफाइन करता है, जिसके बेसिस पे तय होता है कि कौन सा स्टॉक एफएनओ में शामिल होगा या नहीं होगा। जी इन क्राइटेरियाज को अभी जैसे कि आशीष ने बोला कि मार्केट कैप, एवरेज वॉल्यूम्स, प्रमोटर्स होल्डिंग, और भी चीजें होती हैं, इम्पैक्ट कॉस्ट। अभी इससे घबराइएगा मत, इसको बहुत देर में हम समझेंगे क्यों इन स्टॉक्स को किसके आधार पे फ्यूचर्स में शामिल किया जाता है। लेकिन जैसे कि अभी हमने देखा कि फ्यूचर का प्रभाव क्या होता है। आशीष सबसे खतरनाक पार्ट आता है अब, लॉट साइज। यहीं पे खेल शुरू होता है, क्योंकि आप कैश मार्केट की तरह महज एक शेयर न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। लॉट साइज को थोड़ा डिफाइन कीजिए और एग्जैक्टली इसका आधार क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल है और इसको समझने की कोशिश कीजिए, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे कैश स्पॉट प्राइस में आप एक शेयर से लेकर के किसी भी क्वांटिटी तक जा सकते हैं। एफएनओ में या डेरिवेटिव्स में एक चीज को डिफाइन किया है कि एक स्टॉक का कितना वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो समझिए एक एग्जांपल के लिए कि कोई 100 रुपए का एक शेयर है और मोटा मोटी एक्सचेंज ने ये डिफाइन किया है कि जो रेंज होनी चाहिए वो 6 से 8 लाख तक की एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो
स्टॉक का लॉट साइज है वो 6000 से लेके 8000 शेयर तक का आपको देखने को मिल सकता है, जो एक्चुअली 6 लाख से 8 लाख की वैल्यू होती है। तो आपको जब भी इस स्टॉक को खरीदना होगा आपको इसी लॉट साइज में खरीदना पड़ेगा। सपोजिंगली ये तय हुआ कि इस स्टॉक का लॉट साइज 6000 शेयर का है और स्टॉक का प्राइस 100 रुपया है, तो जैसे मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 6 लाख हुई। और जब आप ब्रोकर को या डीलर को फोन करेंगे और अगर से आपने उसको कहा कि XYZ शेयर का एक लॉट खरीदिए, तो इसका मतलब यह है कि आप 6000 शेयर खरीद रहे हैं 100 रुपए के प्राइस पे, जिसकी वैल्यू 6 लाख हुई। बट डीलर को इस चीज या ब्रोकर को इसको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि आप एक लॉट खरीदना इस स्टॉक का चाहते हैं। ठीक है, तो जो आशीष जी ने समझाया उससे क्लियर है, जो कि उन्होंने शुरुआत में भी कहा था कि आप ज्यादा वैल्यू की चीज कम पैसों में ले सकते हैं कुछ समय के लिए। आमतौर पे जब आप किसी स्टॉक की डिलीवरी लेते हैं तो उतना ही पैसा आपको देना पड़ता है, तब आप डिलीवरी लेते हैं। लेकिन फ्यूचर्स में आप एक निर्धारित समय के लिए कम पैसा देकर ज्यादा स्टॉक्स उठा सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, इस पर आप थोड़ा सा फोकस करते हैं। लॉट साइज हमें क्लियर हो गया, हर स्टॉक का अलग अलग लॉट साइज होता है। एक लॉट में किसी के 100 शेयर होते हैं, किसी के 75 शेयर होते हैं। मारुति के आई गेस 75 शेयर आते हैं एक लॉट में, HDFC बैंक के 500 शेयर आते हैं एक लॉट में। तो सब स्टॉक्स का लॉट साइज अलग अलग होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिए आशीष, समझाइए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होती है, कैसे इसका आकलन किया जाता है। जी बिल्कुल दीपाली जी, तो जैसे आपने अभी बात की कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और कुछ नहीं, शेयर का प्राइस इनटू लॉट साइज, ये जो वैल्यू आती है इसको हम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कहते हैं। और जैसे हमने कहा कि हर स्टॉक का लॉट साइज अलग होगा, हर स्टॉक का प्राइस अलग होगा, तो उनकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अलग अलग हो सकती है। बट कहीं ना कहीं एक्सचेंज ये कोशिश करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बाजार में इस समय चल रही है उसकी एक रेंज होना चाहिए, और वो रेंज हर अलग अलग समय पर एक्सचेंज उसको रिवाइज करता है। मौजूदा स्तरों पर जैसे आप देखेंगे कि निफ्टी मोटा मोटी 9000 के आसपास चल रहा है और 75 का इसका इस समय लॉट साइज चल रहा है। तो रफली जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वो 8 लाख के आसपास आती है। तो ज्यादातर जो स्टॉक है वो आप देखेंगे 7 लाख से 9 लाख की रेंज में आज के समय कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन स्टॉक्स की चल रही है। बट इन सिंपल डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मतलब है शेयर प्राइस, यानी शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है इनटू लॉट साइज। जी हाँ, देखिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमने यहाँ पे इसलिए डिफाइन करी क्योंकि जब हम आगे जाके मार्जिन सिस्टम्स को समझेंगे और वहाँ इसकी रिलेवेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। सिंपली अगर आप देखेंगे क्या होता है, CMP यानी जो मौजूदा प्राइस है इनटू लॉट साइज, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ गया। याद रखिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जैसे कि आशीष ने कहा, एक्सचेंज कोशिश करता है कि पूरे स्टॉक फ्यूचर्स की एक समान ट्रेजेक्टरी रखी जाए, यानी 6 से 7, 7 से 8 सिमिलरली, ताकि जब एक ही सर्कुलर निकाला जाए कि कल से स्टॉक फ्यूचर्स में मार्जिन बढ़ के इतने से इतना हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली सारे स्टॉक फ्यूचर्स पे अप्लाई हो जाए। लेकिन अब आती है सबसे बड़ी चीज़, जब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो कि हर जगह अप्लाई होती है, वो अप्लाई होती है फ्यूचर्स में भी और वो होती है ऑप्शंस में भी, और वो होता है OI, ओपन इंटरेस्ट, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, सब इस पर बेस्ड होती है। आशीष, डिफाइन कीजिए ओपन इंटरेस्ट को। देखिए इसका इसको लेके काफी कंफ्यूजन होता है और बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और डिलीवरी ये अलग अलग है या समान है। तो इसको आज मैं क्लियर करता हूँ। ओपन इंटरेस्ट सबसे पहली बात है एप्लीकेबल होगा सिर्फ डेरिवेटिव्स मार्केट में, मतलब कैश मार्केट में ओपन इंटरेस्ट का कोई मायना नहीं होता, जो भी मायने हैं वो डेरिवेटिव्स मार्केट में है। अब इसको इस तरह से मैं समझाता हूँ आपको। सपोज एक आदमी, एक पर्सन ए ने, ट्रेडर ए ने 6 लॉट एक स्टॉक के खरीदा और पर्सन बी ने 6 लॉट उस स्टॉक के शॉर्ट किया, और पूरे दिन में उन्होंने जब ये पोजीशन बनाई तो उन्होंने इसको कहीं पे भी लिक्विडेट नहीं किया, और शाम को जाते जाते ए ने 6 लॉट कैरी किया लॉन्ग साइड के, बी ने 6 लॉट कैरी किया शॉर्ट साइड के। जब हम शाम को बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि इस स्टॉक में 6 लॉट का ओपन इंटरेस्ट पोजीशन खड़ा है। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग कितने शेयर, कितने कॉन्ट्रैक्ट इस स्टॉक में ओपन खड़े हैं। तो आपने देखा कि 6 लॉट बाय लॉन्ग साइड पे और 6 लॉट शॉर्ट साइड पे है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये 12 लॉट ओपन इंटरेस्ट के खड़े हो गए। मीनिंग ये है कि अगर से किसी ने लॉन्ग बनाया तो किसी ने शॉर्ट बनाया है। हर एक लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट पोजीशन खड़ी होती है और उसको हम ऐड नहीं करते, उसको अलग से देखते हैं और हम ये कहते हैं कि ये 6 लॉट की पोजीशन इस स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट के तौर पर अभी खड़ी है।
तो यानी ओपन इंटरेस्ट का जो आशीष ने समझाया वही एक सेंस मिलता है कि उस पर्टिकुलर ट्रेड में या फिर उस पर्टिकुलर पोजीशन में कितने पोजीशंस बाय साइड पर हैं, कितने पोजीशन सेल साइड पर हैं, और जब ये इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो यूजुअली ये सेंस मिलता है कि और कितना इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडर्स की ओर से आ रहा है। कितना इंटरेस्ट ओपन है, ये एग्जैक्टली कितना इंटरेस्ट है ओपन। जब तेजी वाले स्टॉक में होता है तो ये सेंस मिलता है कि काफी लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर तेजी की तरफ है, और सिमिलरली अगर शॉर्ट ट्रेड में इंटरेस्ट बढ़ता है तो ये सेंस मिलता है कि यहाँ पर बिकवाली की तरफ इंटरेस्ट ट्रेडर्स का ज्यादा है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन अभी आशीष ने जब ओपन इंटरेस्ट समझा रहे थे तो दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया, लॉन्ग और शॉर्ट। तो लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, इस पर करेंगे फोकस, आशीष से बातचीत करेंगे। चल वापस आते हैं। ब्रेक की बात करके मैं आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं FNO टेक क्लासरूम और आशीष चतुर्वेदी आज हमारे साथ डेरिवेटिव्स को यानी वायदा बाजार को यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस को, मार्केट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ब्रेक से पहले हमने देखा कि एग्जैक्टली OI क्या होता है, फ्यूचर्स का प्राइस कैसे एग्जैक्टली डिटरमाइन होता है। एक और चीज़ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी हमने समझी, लेकिन एक बड़ी चीज़ होती है कि जो फ्यूचर स्पॉट से कभी कभी आगे भागता है और फ्यूचर कभी कभी स्पॉट के नीचे रहता है, यानी प्रीमियम और डिस्काउंट। आशीष थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए प्रीमियम और डिस्काउंट को, इसको कैसे समझना चाहिए, रीड कैसे करना चाहिए, और इसका मतलब मार्केट फोर्सेस कर क्या रही हैं फ्यूचर के प्राइस के साथ, इसको थोड़ा डिकोड कीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि स्पॉट में प्राइस 100 रुपए चल रहा है और अगर से 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो नॉर्मली जो थियोरेटिकल फ्यूचर का प्राइस होना चाहिए वो 150 से 101 रुपए के आसपास होना चाहिए। पर जब आप देखते हैं कि ये जो आधा से 1% का प्रीमियम है वो सडनली 1.25% या 1.5% की तरफ बढ़ने लगे, मतलब 100 रुपए का स्टॉक है और आपका फ्यूचर जो है 101.50 या 101.75 पे ट्रेड करने लग रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि जो प्रीमियम है वो इंक्रीज होना शुरू हो रहा है। अब प्रीमियम किस सिचुएशन में इंक्रीज होगा इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब है कि लोग डेरिवेटिव्स मार्केट में एग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। इसका मतलब है कैश में वो स्टॉक जितनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है उससे ज्यादा स्पीड से वो डेरिवेटिव्स मार्केट में बढ़ रहा है। और डेरिवेटिव्स में जब कोई पोजीशन लॉन्ग साइड पे बनती है इसका मतलब है कि स्पेकुलेटर्स या एग्रेसिव ट्रेडर्स ज्यादा बुलिश है उस स्टॉक पे, इसीलिए वो डेरिवेटिव्स में या लीवरेज में या लोन लेकर एक तरीके से स्टॉक के अंदर पोजीशन बना रहे हैं। तो ऐसा तभी होगा जब उनको ये कॉन्फिडेंस है कि ये स्टॉक बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। तो हम इसको इस तरह से रीड करते हैं कि अगर से कंटिन्यूअसली आप देख रहे हैं कि स्टॉक का या इंडेक्स का जो प्रीमियम है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब ट्रेडर्स का लॉन्ग इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है। इसका मीनिंग है कि इंटरप्रिटेशन ये है कि स्टॉक के या इंडेक्स के बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर से हम इसी को उल्टा करें तो पहली बात डिस्काउंट की अगर से हम बात करें तो थियोरेटिकली तो फ्यूचर्स को डिस्काउंट पर होना नहीं चाहिए, पर डिस्काउंट पे अगर से तब भी हो रहे हैं इसका मतलब स्टॉक का स्पॉट प्राइस 100 रुपए चल रहा है और फ्यूचर का प्राइस 99 या 98 रुपए 50 पैसा चल रहा है, तो इसका मतलब ट्रेडर्स काफी नेगेटिव है। और क्योंकि कैश मार्केट में फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई नहीं जा सकती, जो आपके पास पोजीशन है उसी को बेच सकते हैं, तो आपके पास कहीं शॉर्ट पोजीशन बनाने की जगह है तो वो डेरिवेटिव्स मार्केट है और वहां पर पे आप एग्रेसिवली स्टॉक को बेचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक आपके डिस्काउंट पर आ चुका है, स्पॉट के नीचे आ चुका है। इसका मतलब है उस स्टॉक में मंदी के इंडिकेशन आने शुरू हो चुके हैं। तो प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों चीज क्लियर होगी जैसे कि आशीष जी ने समझाया, लेकिन लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशंस का आपने बार बार जिक्र किया, तो लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप ये आपसे समझना चाहेंगे। हालांकि नाम से समझ में आता है कि लॉन्ग बिल्डअप यानी खरीदारी की पोजीशन, शॉर्ट बिल्डअप यानी मंदी की पोजीशन, लेकिन अगर फ्यूचर डेटा देखते हैं तो कब ये सेंस मिलता है कि इस स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या फिर इस स्टॉक में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है? जी, तो यहाँ पर दीपाली बहुत कंफ्यूजन है लोगों को और आज इस कंफ्यूजन को मैं दूर करने की थोड़ी कोशिश करूंगा। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लॉन्ग पोजीशन बन रही है। जैसे मैंने कहा कि ओपन इंटरेस्ट तभी बढ़ेगा जब, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 100 रुपए का स्टॉक है और सपोज कल का ओपन इंटरेस्ट 1 लाख शेयर का था और अगले दिन ये स्टॉक 100 रुपए से 102 रुपया हो गया और आपने देखा ओपन इंटरेस्ट 1 लाख से बढ़कर 1,10,000 शेयर का हो गया, तो इसका मतलब है कि ये जो 10,000 शेयर इंक्रीमेंटली ओपन इंटरेस्ट में बढ़े हैं ये प्योर लॉन्ग नहीं है। इसमें 10,000 लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बनाई और 10,000 ही शॉर्ट पोजीशन बनी।
बट लॉन्ग्स ने इन पोजीशन को डोमिनेट किया, तभी उन्होंने प्राइस को 100 रुपया से 102 रुपए पे किया। इसका मतलब है कि जो लोग बेच रहे थे वो वीक थे और जो खरीद रहे थे वो स्ट्रांग थे। उन्होंने बढ़ते हुए प्राइस के अंदर में, इंक्रीज प्राइस के अंदर में पोजीशन को लिया और उसको कैरी फॉरवर्ड किया, इसीलिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। अगर से वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करते तो ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ता, पर क्योंकि उन्होंने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया, इसलिए आपका जो ओपन इंटरेस्ट था वो 1 लाख शेयर से 1,10,000 रुपए, हम इसको कहते हैं कि 10% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ और प्राइस 100 रुपए से 102 हुआ, मतलब प्राइस में 2% की तेजी हुई। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं लॉन्ग क्रिएशन या लॉन्ग बिल्डअप ऑफ पोजीशन। जी, तो याद रखिए ठीक इसी का अगर आप देखें जो इनवर्स कोरिलेशन होता है लॉन्ग का होता है शॉर्ट, यानी एक तरीके से लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई और एक में शॉर्ट यानी शॉर्टिंग यानी मंदी खेली गई। लेकिन आशीष, ये जो एनालिसिस के और आकलन के जो 4 कोर फॉर्मूले होते हैं वो होता है एक लॉन्ग बिल्डअप जो आपने समझाया, एक होता है शॉर्ट बिल्डअप यानी मंदड़ियों ने डोमिनेट किया शॉर्ट बिल्डअप। थोड़ा सा आज एक शब्द जो कि जिसकी हम सबको बड़ी अगर आप देखें कहीं ना कहीं उम्मीद लगी रहती है बाजार में, शॉर्ट कवरिंग आ जाए यार किसी तरीके से। थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग इसको भी समझाइए, और शॉर्ट कवरिंग कैसे बाजार में थ्रस्ट जनरेट करती है ऊपर के साइड। जी, तो काफी इंटरेस्ट रहता है, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग से ज्यादा अगर से कोई बहुत ही ज्यादा शॉर्ट आउट वर्ड है तो वो शॉर्ट कवरिंग, और इसके कारण है, मैं आपको समझाता हूं। समझिए कि एक स्टॉक एक हफ्ते में 100 रुपए से 90 रुपया आ गया और इस ड्यूरेशन में आपका जो ओपन इंटरेस्ट था वो 1 लाख से बढ़कर के 2 लाख शेयर पे हो गया। तो हमने इसको समझा कि ये तो हुआ शॉर्ट बिल्डअप, बट 90 रुपए पे कहीं ना कहीं जो शॉर्ट्स है उनको ये लगता है कि अब बाजार में इस स्टॉक में बढ़ने की चाल हो सकती है, टेक्निकली कोई सपोर्ट आ सकता है, या हो सकता है ये फाइनेंशियल स्पेस का कोई स्टॉक हो और शायद आरबीआई की या मॉनेटरी पॉलिसी है, तो हो सकता है इस स्टॉक में एक अपमूव आए, और इस डर के चलते जो ओपन इंटरेस्ट है वो घटना शुरू हो जाता है और प्राइस जो है वो 90 से बढ़कर 94-95 पे आता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं जब आपका ओपन इंटरेस्ट कम होने लगे और स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगे, इसको हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग बाजार में शुरू हुई है। और जब शॉर्ट कवरिंग 1 या 2 दिन होती है तो जनरली ये माना जाता है कि जो पिछले 1 हफ्तों से जिन्होंने शॉर्ट बिल्डअप बनाने की कोशिश की है वो अब अपनी पोजीशंस को कवर करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब उनका प्रॉफिट जो 10 रुपए था वो 5 रुपए हो गया, 5 रुपए से 3 रुपए हो गया, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब उनको लगता है कि ये जो पूरा 3 रुपए भी कहीं मेरे हाथ से ना चले जाए, और तब इसलिए इस चलते वो अपनी सारी पोजीशंस को शॉर्ट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते प्राइस में एक जबरदस्त अपमूव आता है, और इस प्राइस के शॉर्ट अपमूव को हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग का एक सिग्निफिकेंट अपमूव। और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी सिमिलरली यही प्रोसेस होता है? जी बिल्कुल, तो जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट कवरिंग में आपका जो प्राइस है वो नीचे से ऊपर आता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग बिल्कुल इसी तरह से है, आपका प्राइस कम होता है और ओपन इंटरेस्ट भी कम होता है। इसका मतलब जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से लॉन्ग पोजीशन बनाई, स्टॉक उनके डायरेक्शन में चला गया, अब उनको लगता है बहुत अच्छा मूव मिल चुका है, इट्स टाइम टू बुक प्रॉफिट्स, तो उनकी ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन कम होती है और प्राइस भी धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। इस प्राइस कम को हम इसलिए मंदी के तौर पे नहीं देखते, इसको एक न्यूट्रल डायरेक्शन माना जाता है कि भाई ये स्टॉक सिर्फ इसलिए टूट रहा है कि लोगों ने पिछले कुछ दिनों में लॉन्ग पोजीशन बनाई थी, पैसा बन गया, अब वो अपने घर अपना पैसा को लेके जाना चाहते हैं, तो जो ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन है वो थोड़ी कम होगी, प्राइस भी थोड़ा सा कम होगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आशीष ने यहाँ पर समझाया ओपन इंटरेस्ट, लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग अनवाइंडिंग और सिमिलरली ओपन इंटरेस्ट, शॉर्ट बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग, तीनों कैसे इंटरलिंक्ड हैं और तीनों का इम्पैक्ट क्या होता है किसी भी स्टॉक मोमेंट पर। एक शुक्रिया आशीष इस शो में आप आए, लेकिन आगे के लिए अभी तो इनफैक्ट फ्यूचर्स की क्लास शुरू हुई है और क्या मानना पड़ेगा वीरेंद्र कि आशीष जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अगर कोई बिगनर या फिर कोई लेमैन इसको देखेगा तो उनको समझ में आ पाएगा कि हाँ एग्जैक्टली फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। लेकिन अभी तो शुरुआत है, मेरे ख्याल से अभी तो लिस्ट काफी लंबी है। अभी एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या था डेरिवेटिव्स को ट्रेड करने का, यानी फ्यूचर का भाव कैसे आता है, प्रीमियम डिस्काउंट एग्जैक्टली क्या होता है, लॉन्ग शॉर्ट, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है। अब आएंगे ट्रेडिंग पर, अगला एपिसोड कैसी है। हाँ, हमारे पास याद रखिए हम अपनी चर्चा को अभी तक सिर्फ फ्यूचर तक सीमित रखेंगे, ऑप्शंस में नहीं जाएंगे। फ्यूचर्स कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स क्या होते हैं, ड्यूरेशन कितनी होती है, कितने समय के लिए आप ये पोजीशन ले सकते हैं, इस सब पर हम फोकस करेंगे अगले एपिसोड में। आशीष भी हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल FNO टेक क्लासरूम में इतना ही। नमस्कार।